हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट यूनिट के फिफ्थ पार्ट में सॉलिड स्टेट यूनिट से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जो फर्स्ट पहले न्यूमेरिकल जो आते हैं दे आर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशंस ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स जो है वो वॉइड्स में लोकेटेड हैं या लेफ्ट साइड पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर उनकी पोजीशन है, उनके अकॉर्डिंग हम यूनिट सेल या क्रिस्टल का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। सेकंड टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं दे आर रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। डेंसिटी और डेंसिटी के फॉर्मूले में जो भी टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम स्टडी करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल्स जो आते हैं दे आर रिलेटेड टू रेडियस रेशियो। फोर्थ टाइप के न्यूमेरिकल्स जो रेडियस ऑफ वॉइड से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और बाकी जितने भी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स इस यूनिट से रिलेटेड हैं उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट टू टाइप्स जो हैं, जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले और डेंसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वही मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन उनके अलावा हम बाकी सभी न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप के हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो पार्टिकल्स की पोजीशन या लोकेशन के अकॉर्डिंग हम यूनिट सेल या क्रिस्टल का जो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल में क्यूब के कॉर्नर पर जो एटम होता है उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस सेंटर पर अगर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/2 होता है। बॉडी के सेंटर पे अगर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में पूरा 1 होता है, क्योंकि वह पूरी तरह से उस बॉडी में है। और एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए अगर एज सेंटर पर अगर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/4 होता है। अगर हमें यह इंफॉर्मेशन का पता है तो हम फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को स्टडी करें कि किसी कंपाउंड में ए एलिमेंट के एटम्स क्यूब के कॉर्नर्स पर हैं और बी एलिमेंट के एटम्स स्पेस के सेंटर्स पर हैं। तो ए तो है क्यूब कॉर्नर्स पर, तो क्यूब कॉर्नर पर ए हैं तो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है, और 8 एटम क्यूब कॉर्नर पर होते हैं तो 1/8 × 8 1 ए एटम इस तरीके से एक यूनिट सेल में ए का प्रेजेंट होता है। और बी एटम्स जो है वो फेस के सेंटर्स पर हैं तो 1/2 हर एक एटम का फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है, और 6 फेस सेंटर्स होते हैं तो 6 एटम्स जो है वो फेस सेंटर्स पर हैं 1/2 × 6, तो टोटल 3 बी एटम्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से एक ए का और 3 बी के एटम्स एक यूनिट सेल में होते हैं, टोटल 4 एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में, अगर हमसे टोटल नंबर पूछा जाए तो। और अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो हमें पता चल गया है कि ए और बी के एटम्स का एक यूनिट सेल में जो रेशियो है वो 1:3 होता है, और जैसा एक यूनिट सेल में होता है वैसा ही पूरा क्रिस्टल में होता है, इसलिए यूनिट सेल या क्रिस्टल का फॉर्मूला जो है दैट बिकम्स AB3। इसी तरीके से हमसे अलग अलग पोजीशंस पर एटम्स की पोजीशन देकर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर X एटम्स बॉडी जो यूनिट सेल है उसके क्यूब कॉर्नर्स पर हैं और Y एटम्स जो बॉडी के सेंटर पर हैं, तो फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो X एटम की संख्या वही हो जाएगी कि 1/8 × 8 = 1, और Y एटम जो बॉडी के सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होता है, तो X और Y का जो रेशियो है दैट इज 1:1 एंड फॉर्मूला बिकम्स XY। अगर टोटल एटम्स की बात की जाए तो एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, तो इस तरीके से हम अलग अलग पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी यूनिट सेल में कोई एटम्स एक से ज़्यादा टाइप की पोजीशंस एक्वायर करें तो भी हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ए एटम्स जो हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट हैं और फेस सेंटर्स पर भी प्रेजेंट हैं, और बी एटम्स एज सेंटर्स पर प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। तो भी हम फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे होगा, नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होंगे, क्योंकि ए एटम्स क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो 1/8 × 8 प्लस वो फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट है तो 1/2 × 6, सो 1 + 3 दिस बिकम्स इक्वल टू 4। इसी तरीके से अगर बी एटम्स की हम बात करें तो बी एटम्स एच सेंटर पर प्रेजेंट है, तो एच सेंटर पर हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/4, और एच सेंटर 12 होते हैं तो 1/4 × 12 = 3,
और +1 एटम जो है वो क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होगा। सो 3 + 1 दिस ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 4। तो एक यूनिट सेल में 4 ए एटम्स प्रेजेंट हैं और 4 ही बी एटम्स प्रेजेंट है, टोटल 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ए और बी के एटम्स का जो रेशियो होगा दैट इज 4:4 एंड ऑन डिवाइडिंग बाय 4 वी गेट देयर सिंपल रेशियो ऑफ 1:1, क्योंकि इन दोनों टाइप के एटम्स की संख्या बराबर है, इसलिए फॉर्मूला कंपाउंड का हो जाता है AB। अब अगर एटम्स या आयंस अगर होल्स पर भी प्रेजेंट हो, वॉइड्स पर प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 2 टाइप के वॉइड होते हैं, तो भी हम किसी क्रिस्टल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम ये एग्जांपल करें कि ऑक्साइड आयन जो है, आयरन का ऑक्साइड है कोई, और वो HCP अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइज होता है, जिसमें ऑक्साइड आयंस जो है वो HCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं, और ऑक्टाहेड्रल होल्स जो है उनमें से 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स पर आयरन आयंस प्रेजेंट हैं, यानी कि 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल होल्स पर आयरन आयंस प्रेजेंट हैं। और इसका हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस अगर n है, तो ऑक्टाहेड्रल होल्स हमें पता है कि जो अरेंजमेंट में एटम्स होते हैं उनकी नंबर के इक्वल होते हैं। तो अगर ऑक्साइड आयंस n है तो ऑक्टाहेड्रल होल्स भी n होंगे, और आयरन आयंस जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल होल्स जो है n, उनमें से 2/3 पोजीशंस को एक्वायर कर रहे हैं, तो आयरन आयंस की संख्या हो जाती है n का 2/3 यानी कि 2/3n। तो इस तरीके से ऑक्साइड आयंस एक यूनिट सेल में n है, आयरन आयंस उस यूनिट सेल में 2/3n है। इनका अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो आयरन 2/3n, ऑक्सीजन n है, दोनों को हम n से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो आयरन बिकम्स 2n, ऑक्सीजन बिकम्स 3n एंड द सिंपल रेशियो बिकम्स 2:3। इसलिए एक यूनिट सेल में 2 आयरन आयंस हैं और 3 ऑक्साइड आयंस हैं, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला Fe2O3 हो जाता है। चार्जेस को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि चार्ज का ऐसे केसेज में हमें पता नहीं होता, क्योंकि अगर दोनों के चार्जेस का अगर हमें पता होता है, वो फिक्स होते, तो फॉर्मूला उसका हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन जैसे ऑक्सीजन का तो -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, लेकिन आयरन पर चार्ज में डिफरेंट हो सकता है, +2 या +3, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के फॉर्मूले बन जाते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम इनके चार्जेस को इग्नोर करते हैं और इस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई इजी न्यूमेरिकल 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है इसी तरह का कि मान लो Q एटम्स जो है वो CCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं और P एटम्स जो हैं वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर हैं, तो आप इजीली उनका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इफ नंबर ऑफ Q एटम्स इज 1, जरूरी नहीं है हमें n लेकर चलना, या इस तरीके से हम उसको सिंपली 1 भी मान के चल सकते हैं। तो मान लो किसी CCP अरेंजमेंट में Q एटम्स जो पैकिंग में है उनकी संख्या 1 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें पता है कि अरेंजमेंट वाले एटम्स से डबल होते हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिकम्स डबल ऑफ 1 मीन्स 2। और सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर P एटम्स प्रेजेंट हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 है एक यूनिट सेल में, तो नंबर ऑफ P एटम्स भी 2 हो जाएंगे। इसलिए P और Q का जो सिंपल रेशियो है दैट बिकम्स 2:1 एंड द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल और कंपाउंड बिकम्स P2Q। इस टाइप से जो हमने अभी तक न्यूमेरिकल स्टडी किए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमसे मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, जैसे कि ए कंपाउंड फॉर्म्स द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो कोई कंपाउंड है वो HCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन द 0.5 मोल ऑफ इट। तो 0.5 मोल में हमें पता है कि 1 मोल में जो एटम्स की संख्या होती है दैट इज 6.022 × 10⁻23। तो 0.5 मोल यानी कि आधा मोल जो है उसमें एटम की संख्या उससे आधी हो जाएगी, यानी कि 3.011 × 10⁻23। So the number of atoms in closed packing is equal to 0.5 mole. It is equal to 0.5 into 6.022 × 10⁻23. This becomes equal to 3.011 × 10⁻23.
23, क्योंकि आधे मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक मोल में 6.02 2 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जितने एटम्स होते हैं हमें पता है कि उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो 3.011 × 10⁻23 एटम्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 3.011 × 10⁻23 ही होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इससे डबल होते हैं, तो 2 × 3.011 × 10⁻23 इतने टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो हो जाएंगे वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का सम करते हैं, तो टोटल वॉइड्स विल बी 3.9033 × 10⁻23। स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिस्टल या सॉलिड्स की डेंसिटी से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि डेंसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला जो है दैट इज Zm/A³ × Na, where Na is the Avogadro number, it is a fixed number and it is equal to 6.02 × 10⁻23। इसके अलावा डेंसिटी, Zm एंड एज लेंथ, इन चार टर्म्स में से अगर कोई तीन टर्म्स हमें पता हो तो हम फोर्थ टर्म को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि गोल्ड क्रिस्टलाइज इन द FCC लैटिस। तो FCC लैटिस में हमें पता है कि Z जो है FCC में 4 एटम्स होते हैं यूनिट सेल में, सो Z इज इक्वल टू 4 एटम्स। इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 407 पिकोमीटर, 407 पिकोमीटर मीन्स 407 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है गोल्ड की, और एटॉमिक मास जो गोल्ड का है दैट इज 197 U, इट मीन्स 197 ग्राम पर मोल। अगर हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि Z यानी 4 एटम्स, M यानी 197 ग्राम पर मोल, A³ मीन्स 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होल क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 एटम्स पर मोल। अब यूनिट्स की हम बात करें तो यूनिट्स कैंसिल कर जाती हैं, जैसे पर मोल से पर मोल, और एटम से एटम्स कैंसिल कर जाते हैं, बचते हैं ग्राम, और ब्रैकेट खुलने के बाद सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 788 आता है, और 4.07 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 67.42। अब हम 788 को 67.42 और 6.02 से डिवाइड करते हैं, तो द डेंसिटी कम्स आउट टू बी 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें गिवन मास में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो, जैसे इस क्वेश्चन में 208 ग्राम कोई एलिमेंट है, उसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो हमें पहले इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि उसको हम एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल रख के हम 208 ग्राम एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकें। तो हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा एटॉमिक मास होता है दैट बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी इंटू एज लेंथ क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन Z। इनकी वैल्यूज पुट करने पर हमें पता है कि डेंसिटी, जैसे न्यूमेरिकल में हमें डेंसिटी एलिमेंट की दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज लेंथ 288 पिकोमीटर दे रखी है, मींस 288 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब, और एवोगाड्रो नंबर हमें पता है कि 6.02 × 10⁻23 होता है, अपॉन Z हमें पता है कि BCC स्ट्रक्चर है, और BCC स्ट्रक्चर में Z की वैल्यू 2 होती है। ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद हम 7.2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3.6 आ जाता है। 3.6 आने के बाद हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ही टर्म्स बचती हैं,
इसमें हम 288 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.388 इंटू 10⁻⁷ आ जाता है, और 3.6 को हम 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 21.672 आ जाता है। 10⁻⁻10 का क्यूब 10⁻⁻30 होता है। तो हमारे पास जो पावर में पॉजिटिव टर्म्स है 10⁻⁷ और 10⁻23, और माइनस में टर्म है 10⁻⁻30। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है क्योंकि प्लस और माइनस के टर्म्स इक्वल हैं, और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आ जाता है दैट इज 51.8 ग्राम पर मोल, ये हमारे एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है। अगर हमसे किसी कोई न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जाए जिसमें मान लो ये न्यूमेरिकल है, इसमें अगर एटॉमिक मास एलिमेंट का कितना है वह पूछा जाए तो यह न्यूमेरिकल इतना ही होगा। लेकिन इसमें आगे ये भी पूछ रखा है कि 208 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे, तो हमें पता है कि एटॉमिक मास यानी 51.8 ग्राम एलिमेंट में 6.02 × 10⁻23 एटम्स यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और 208 ग्राम में कितने एटम्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 अपॉन 51.8 इंटू 208, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 24.17 × 10⁻23 एटम्स। स्टूडेंट्स, ऐसे भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं जिसमें हमें एज लेंथ कैलकुलेट करनी पड़े। अगर हमें एटम का रेडियस दे रखा है तो रेडियस से हम एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें यूनिट सेल की स्ट्रक्चर का पता हो, क्योंकि हमें पता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स केवल क्यूब कॉर्नर पर होते हैं और कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो जो एज लेंथ है दिस बिकम्स इक्वल टू 2r। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ 2r के इक्वल होती है। लेकिन अगर पार्टिकल्स एफसीसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो फेस सेंटर पर जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर के पार्टिकल से कॉन्टेक्ट में होते हैं, कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते। तो इस केस में यह जो फेस डायगोनल है दिस बिकम्स √2a एंड दिस इज इक्वल टू 4r। सो एज लेंथ बिकम्स इक्वल टू a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। और बॉडी डायगोनल अगर हम देखें, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर में देखें तो बीसीसी स्ट्रक्चर में जो बॉडी डायगोनल है दैट इज √3a एंड दैट इज इक्वल टू 4r। तो √3a इज इक्वल टू 4r, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में एज लेंथ बिकम्स इक्वल टू 4r अपॉन √3, जैसा कि आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो इन सभी फॉर्मूले से आपको अगर किसी टाइप यूनिट सेल में एज लेंथ दे रखी है तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस दे रखी है तो आप एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम स्टडी करें, जैसे कि न्यूमेरिकल दे रखा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन इज 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो हमें रेडियस दे रखा है आयरन का एंड इट्स डेंसिटी इज 5.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट हैज एफसीसी स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट द एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है Z(m/a³ इंटू डेंसिटी। ए जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, Z हमें पता है 4 है, 56 जो है इसका एटॉमिक मास है दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 5.74, इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। लेकिन एज लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एफसीसी स्ट्रक्चर में हमें पता है कि एज लेंथ इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो 4 इंटू r इसका है 1.42 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई √2, हमें पता है 1.414 के इक्वल होता है। दिस बिकम्स इक्वल टू 4.017 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 4.017 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एज लेंथ कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर बीसीसी में होती तो हम बीसीसी के लिए a इक्वल टू 4r अपॉन √3 का फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो हमारी एज लेंथ कैलकुलेट हो जाती है। अब हम एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो ये सभी वैल्यूज पुट हम कर देते हैं। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 224 और 4 डिवाइडेड बाई 4.017 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 5.74 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह 372 आता है, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 को क्यूब करते हैं, दिस बिकम्स इक्वल टू 10⁻⁻24। इसको थोड़ा कम करने के लिए, इस टर्म से छोटा करने के लिए हम 372 को 37.2 में कन्वर्ट करेंगे। इसको छोटा करेंगे तो इसको बड़ा करेंगे 10⁻⁻23 हो जाएगा। इसके बाद 224 को 37.2 से
डिवाइड करेंगे, दिस कम्स आउट टू 6.02 एंड 10⁻⁻23 डिवीजन में है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 10⁻23, सो द नंबर कम्स आउट टू बी 6.02 into 10⁻23। तो यहाँ हम इसका एवोगाड्रो कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इंटर एटॉमिक या इंटर आयनिक डिस्टेंस दे रखी हो तो वो डिस्टेंस हम दो एटम्स या दो आयंस के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को लेकर मेजर करते हैं। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जैसे एक एटम का न्यूक्लियस और उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 2r, क्योंकि एक एटम का रेडियस प्लस दूसरे एटम का रेडियस, सो 2r बिकम्स इक्वल टू डायमीटर। हम इसको डायमीटर भी मान सकते हैं और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी होगी, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डायमीटर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इंटरआयनिक डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डायमीटर। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एट लेंथ इज इक्वल टू 2r हमें पता है, लेकिन 2r इज इक्वल टू डायमीटर, सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एट लेंथ बिकम्स इक्वल टू डायमीटर। एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट में एट लेंथ इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2 एंड वी नो दैट 2r is equal to d, so 4r becomes equal to 2d, so at length becomes equal to 2d upon root 2। in case of BCC 4r की जगह हम 2d लिखते हैं तो ये हो जाता है 2d upon root 3। तो इस तरीके से हम एट लेंथ जो है एफसीसी या बीसीसी या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इंटर एटॉमिक या इंटर आयनिक डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी यूनिट सेल में स्ट्रक्चर या टाइप ऑफ यूनिट सेल का पता लगाना हो तो उसके लिए हमें जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जेड कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होगा, दिस इज इक्वल टू रो ए क्यूब एन ए अपॉन एम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जेड की वैल्यू 4 के आसपास आती है, अप्रोक्सीमेटली 4 आती है, जैसे 3.98 या 3.99 या 4.01 या 4 इस टाइप से वैल्यू आती है तो उसकी एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर होगी। और अगर वो वैल्यू 2 के आसपास आती है तो उसकी बीसीसी स्ट्रक्चर होगी, या एंड सेंटर स्ट्रक्चर भी हो सकती है, लेकिन क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर स्ट्रक्चर पाई नहीं जाती, इसलिए हम यूजुअली उसको बीसीसी ही मान के चलते हैं, तो वो उसका आंसर बीसीसी स्ट्रक्चर होगा। अगर हम किसी एलिमेंट की यूनिट सेल की एट लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 60.2 AMU है और उसकी डेंसिटी 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वह एलिमेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में है, तो उसकी यूनिट सेल की एट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू जेड एम अपॉन रो इंटू एम ए। यहाँ रो डेंसिटी है, हमें पता है कि जेड फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए 4 होता है, तो 4 इंटू 60.2 डिवाइडेड बाई जो रो डेंसिटी है 6.25 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻⁻23। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो यह हो जाता है 6.4 इंटू 10⁻⁻23। इस -23 को -24 या -21 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पावर जो है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि हमें ए क्यूब की बजाय ए कैलकुलेट करना है। तो हम ए कैलकुलेट करते हैं तो यह टर्म 64 इंटू 10⁻⁻24 जो है इसकी पावर 1/3 हो जाती है। तो इसकी पावर 1/3 करने पर 64 की पावर 1/3 हो जाती है, और 10⁻⁻24 की पावर 1/3 होने पर पावर 3 से डिवाइड करने पर 10⁻⁻8 हो जाता है। 64 1/3 जो है दैट बिकम्स 4, बिकॉज 4 इंटू 4 इंटू 4 जो है दैट इज इक्वल टू 64। तो एट लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 400 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हम यूनिट सेल की एट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम लॉग टेबल का यूज करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टाइप जो है रेडियस ऑफ वॉइड्स। तो अगर हम किसी वॉइड का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूले हैं दो।
जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू 0.414 आर हमने स्टडी किए हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू 0.225 आर। यहाँ पर आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। तो कोई सॉलिड क्रिस्टल है जिसमें NaCl टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है और उसमें जो कैटायन है वो 100 पिकोमीटर रेडियस है उसका। तो एनायन का रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। तो NaCl स्ट्रक्चर में हमें पता है कि NaCl स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड आयन है वो क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं और सोडियम आयन जो है वो एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर होते हैं। तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि 0.414 इंटू आर। आर मीन्स जो एटम क्लोज पैकिंग में है, जो क्यूब कॉर्नर और फेस सेंटर पर है, तो वो एनायन है। तो और कैटायन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होगा वही कैटायन का रेडियस होगा एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 0.414 इंटू आर। और यहाँ पर आर क्या है? रेडियस ऑफ एनायन। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 0.414 आर नेगेटिव एनायन का रेडियस इंटू 0.414। अब हमें एनायन का रेडियस कैलकुलेट करना है, कैटायन का रेडियस पता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कैटायन का रेडियस अपॉन 0.414। दिस बिकम्स इक्वल टू 100 अपॉन 0.414। दिस कम्स आउट टू बी 241 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हम कैटायन या एनायन का रेडियस रेशो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम रेडियस रेशो रूल पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। वी नो दैट रेडियस रेशो इज द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अगर रेडियस रेशो डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चर टाइप भी डिफरेंट होगी उस सॉलिड की और कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफरेंट होगा। तो ये टेबल है जो आप स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करें तो जैसे हम MgO क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर की टाइप फाइंड आउट करते हैं, जिसमें कैटायन का रेडियस 65 पिकोमीटर है और एनायन का रेडियस 140 पिकोमीटर है, तो हम उसका रेडियस रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो रेडियस रेशियो इज द रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। दिस इज इक्वल टू 65 अपॉन 140 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.464। 0.464 हम टेबल में देखें तो 0.414 और 0.732 के बीच में इसकी वैल्यू है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और स्ट्रक्चर की टाइप ऑक्टाहेड्रल होगी। इस तरीके से अगर हमें कैटायन या एनायन किसी एक का रेडियस दे रखा हो और रेडियस रेशियो दे रखा हो तो हम दूसरे आयन का रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं इस यूनिट के वो करते हैं। जैसे हम देखें कि द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल इज 354 पिकोमीटर, देन हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी यूनिट सेल्स होंगी अगर उसकी यूनिट सेल की एज लेंथ 354 पिकोमीटर है। तो हम पहले एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 354 पिकोमीटर मीन्स 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। उसका क्यूब करेंगे तो वो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज 4.44 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाता है और ये एक छोटी सी यूनिट सेल है। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऐसी यूनिट सेल्स को रखते चले जाएं तो उसमें कितनी यूनिट सेल्स होंगी वो हम टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक यूनिट सेल का वॉल्यूम करेंगे तो हमें यूनिट सेल्स की संख्या उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त हो जाएंगी। सो द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1/4.44 into 10⁻⁻23। This becomes equal to 2.25 into 10⁻⁻22, यानी इतनी यूनिट सेल्स 1 सेंटीमीटर क्यूब में होंगी। इस तरीके से हम किसी भी वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एज लेंथ पता है या एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है। इसी तरीके से अगर हम डिफेक्ट्स पर बात करें तो जैसे हम देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड से डोप किया और 10⁻⁻³ मोल % स्ट्रोंशियम क्लोराइड हमने सोडियम क्लोराइड में ऐड किया है,
तो उसमें कैटायन वैकेंसी कितनी होगी। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम देखें हमने इम्प्योरिटी कितनी डाली है, दैट इज 10⁻³ मोल परसेंट। मोल परसेंट मीन्स 100 में से 100 मोल में हमने 10⁻³ मोल इम्प्योरिटी डाली है। तो इम्प्योरिटी कितनी डाली है हमने, डोपिंग इन 100 मोल कितनी डाली है हमने, 10⁻³ मोल। तो एक मोल में कितनी इम्प्योरिटी होंगी, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100, दिस बिकम्स इक्वल टू 10⁻⁻5 मोल, यानी इतनी इम्प्योरिटी हमने एक मोल में ऐड की है। अगर हम इसे नंबर में कैलकुलेट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी कहलाएगा। तो नंबर में हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है एक मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो उसको हम 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक मोल में 10⁻⁻5 या कितने पार्टिकल्स में 10⁻⁻5 वैकेंसी एक ही बात होती है। तो ये कैटायन वैकेंसी जो है दिस बिकम्स इक्वल टू 6.02 × 10⁻18 पर मोल, यानी एक मोल में कितनी कैटायन वैकेंसीज है, क्योंकि जितने स्ट्रोंशियम आयन होंगे कैटायन वैकेंसी भी उतनी ही होगी। स्टूडेंट्स, अब हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को स्टडी करते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आपको पता है कि कुछ मेटल आयंस की पोजीशंस वैकेंट होती है, जबकि पास वाले कुछ मेटल आयंस पर चार्ज डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करें कि एक मेटल ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला M0.9601 है, यानी हर ऑक्साइड आयन के साथ 0.96 मेटल आयंस इसमें प्रेजेंट हैं। तो 100 ऑक्साइड आयन के साथ कितने मेटल आयंस होंगे, दैट इज 96। अब हमें इसमें M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव की परसेंटेज यानी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो 100 ऑक्साइड आयन अगर हम मान के चलते हैं तो हर एक ऑक्साइड आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 100 ऑक्साइड आयन पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, 100 × -2, दिस कम्स आउट टू बी -200 चार्ज 100 ऑक्साइड आयंस पर होगा। अब मान लीजिए कि M2 पॉजिटिव आयंस हैं 100 ऑक्साइड आयन के साथ, उनकी संख्या x है, और M3 पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 96 है, और उसमें से x जो है M2 पॉजिटिव है, तो M3 पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, 96 - x। तो टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो मेटल आयंस पर होगा वो टोटल M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्ज का सम होगा। M2 पॉजिटिव की संख्या है x और चार्ज है +2, तो टोटल चार्ज x आयंस पर कितना होगा, +2 × x। ऐसे ही M3 पॉजिटिव चार्ज वाले जो मेटल आयंस हैं उनका टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो +3 तो उनका चार्ज है, उनकी संख्या है 96 - x। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो M3 पॉजिटिव आयंस पर होगा दैट इज +3 × 96 - x। अगर हम इन दोनों का सम कर देते हैं तो दिस सम विल बी द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल आयंस। तो ये हो जाता है +2x - 3x + 288, दिस इज इक्वल टू 288 - x टोटल पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस पर होगा। लेकिन हमें पता है कि आयनिक सॉलिड में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। हमें पता है कि टोटल नेगेटिव चार्ज -200 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो मेटल आयंस पर होगा वो +200 होगा। तो ये जो चार्ज टोटल मेटल आयंस पर आया है 288 - x, ये +200 के इक्वल होगा। तो x की संख्या इससे हम निकाल सकते हैं कि 288 - 100 - 200, दिस बिकम्स इक्वल टू 88, यानी 88 इसमें x यानी M2 पॉजिटिव आयन की संख्या निकल जाती है। तो M2 पॉजिटिव आयन की संख्या आ जाती है 88 96 में से, और बाकी जो बची है 96 में से 88 घटाएंगे तो 8 बच जाता है, तो M3 पॉजिटिव आयन की संख्या 8 हो जाती है। अब हम इनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करें कि 88 96 में से 88 जो है वो M2 पॉजिटिव आयंस है, तो उनकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 88/96 × 100, दिस कम्स आउट टू बी 91.7%। ये तो परसेंटेज आती है M2 पॉजिटिव आयंस की, और 100 में से इसको हम माइनस कर देते हैं तो 8.3% होता है, ये परसेंटेज आती है M3 पॉजिटिव आयंस की। इस तरीके से हम मेटल आयंस की संख्या और उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा हमने इस पार्ट में सॉलिड स्टेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया,
तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम्स मोस्टली कवर हो जाती हैं और ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।